विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत और मनीषा जैन का नमस्कार। अमर जी 19 अगस्त 2019 हमारी ये जो दुनिया है ना संगीत की, ये कुछ और गरीब हो गई। वजह है एक बहुत सुंदर धुनों के रचयिता, बहुत मधुर धुनों के रचयिता खयाम साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। और जिसको कहते हैं ना, साज जो हैं वो खामोश हो गए। बिल्कुल, जैसे पत्ते हवा के चलने से हिलते हैं, डोलते हैं। अचानक ऐसा लगा संगीत जगत में हवा चलना बंद हो गई और सब कुछ सूना सूना, खोया खोया, उदास उदास लगने लगा। साज भी जैसे उदास हो गए। एक अलग ही तबीयत के आदमी थे खयाम साहब, बेहद अनुशासित, बेहद ईमानदार। और उनकी आपको वसीयत भी याद होगी, जब वो 90 बरस के हुए थे तब उन्होंने अपनी तमाम दौलत, अपनी जीवन भर की कमाई एक ट्रस्ट बना करके उन कलाकारों को सौंप दी जो संगीत की दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे कलाकार अब हमारे देश में बहुत कम पैदा होते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी अमर जी खयाम साहब के बारे में कि खयाम साहब रहे नहीं, उनकी धुनें हमारे बीच हैं और उनकी धुनें ऐसी हैं जो हमारी रूह तक पर असर करती हैं। बहुत कम साज का इस्तेमाल किया करते थे खयाम साहब, और हर तरह का संगीत रचा है उन्होंने। ये नहीं कोई कह सकता कि खयाम साहब एक ही तरह का संगीत करते थे। अगर आप कभी कभी फिल्म का ही नाम ले लें तो कभी कभी फिल्म में जहां कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाना है, तो दूसरी तरफ मैं पल दो पल का शायर है। फिर तीसरी तरफ आपको मिल जाएगा गापुची गापुची गम गम त्रिशूल में, और उसी त्रिशूल फिल्म में आपको मिल जाएगा मोहब्बत बड़े काम की चीज है। यानी आप देखिए उनके पास एक गुलदस्ता था। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन एक खासियत है, उनका जो संगीत है ना वो बहुत हल्का हल्का, गहरा गहरा और बहुत धीमा धीमा सा है जो हम पर असर करता है। रही बात जहाँ तक उनकी, आपने वैरायटी की बात की, वो तो थी, लेकिन एक स्थायी भाव होता है ना संगीत का, तो उनकी जो संगीत का स्थायी भाव है। अमर जी, आपने वो जो गीत सुना है फिल्म आखिरी खत का, बहारो मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से यूं पुकारो, तो उस गीत को सुन के लगता है जैसे आपके आसपास फूल झर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ऐसे संगीतकार थे कि जिनकी खामोशी भी गूंजती थी। आपको बहुत सारे गीत याद आते हैं खयाम साहब को याद करते हुए। उनका संगीत बहुत सुकून देता है। खयाम साहब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, पर्शियन संगीत और पंजाबी लोक संगीत का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। और जगजीत कौर जी जो उनकी अहलिया थीं, उनसे तो उन्होंने एक से एक गीत गवाए हैं। खासतौर पर कुछ फोक गीत जो उनके हैं, फोक म्यूजिक पर आधारित जो गीत हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जिस खामोशी की मैं बात कर रही थी, जब खामोशी गूंजने लगती है खयाम साहब के संगीत में, वो खामोशी हम सब जानते हैं। फिल्म रज़िया सुल्तान के उस गीत का मैं जिक्र कर रही हूँ, जब लता जी कहती हैं, ये जमीन चुप है, आसमां चुप है, ऐ दिले नादान। क्या बात है। और मनीषा जी, आपने रज़िया सुल्तान फिल्म की बात की तो मुझे कुछ याद आ गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक किस्सा सुनाऊं। और वो हमारे बहुत करीबी किसी जी बिल्कुल। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कब्बन मिर्जा साहब के साथ भी काम किया है जी। और फिल्म रज़िया सुल्तान में कब्बन मिर्जा साहब ने 2 गाने गाए थे। और देखिए, कब्बन मिर्जा साहब ने गाने गाए हीरो के लिए। हीरो थे धर्मेंद्र, जो याकूब हबशी गुलाम की भूमिका में थे। जी। और ये हिम्मत करना कि हीरो को इस तरह की वॉइस देना, ये सबके बस की बात नहीं है। खयाम साहब में खयाम साहब और कमाल अमरोही साहब, इनका जो ये फैसला था, ये गलत भी हो सकता था, लेकिन वो जानते थे कि कहाँ क्या इस्तेमाल होना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने वो दोनों गाने कब्बन जी को दिए। खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, आई जंजीर के झनकार, और खुदा तेरा हिज्र। ये गाना हम जरूर सुनवाएंगे आपको। इनमें से कोई एक गाना मनीषा जी से मैं कहूंगा कि हमारे श्रोताओं को जरूर सुनवाएं, लेकिन उससे पहले ये एक बहुत छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ आपको।
को। कब्बन जी हमारे गुरु जैसे रहे हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब हम उनके साथ काम करते थे तो बहुत किस्से सुनाया करते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे सुनाया था ये किस्सा। और हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत रही है अहमद वसी साहब, जिन्होंने खयाम साहब के साथ काफी काम किया है। और उनकी 2 फिल्में यात्रा और बाजार हुस्न, जो मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल पे आधारित है, उसके लिए गाने लिखे हैं वसी साहब ने। तो वसी साहब भी होते थे। ये सब बैठ के बड़ी एक महफिल जमा करती थी, तब ये किस्से वगैरह निकलते थे। तो उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं। जब हमने शुरुआत की थी इधर नौकरी की, तब वसी साहब वगैरह ने बताते हैं कि एक बार फोन आया खयाम साहब का कि भाई हम 2-3 दिन से फोन कर रहे हैं और कब्बन मिल नहीं रहे हैं। कब्बन कहाँ है? तो बोले कब्बन तो बीमार है। तो अरे बोले यार किसी भी तरह से आप उनको मैसेज दो और कल फला स्टूडियो में उनको पहुंचना है किसी भी हालत में। अब वसी साहब ने कोशिश की, जो उनका मैसेज नंबर था वहां कब्बन साहब से कोई उनका संपर्क नहीं हुआ, तो वसी साहब उनके घर गए। कब्बन साहब को बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है, और कब्बन साहब को उस समय 105 डिग्री बुखार था। दूसरे दिन सुबह सुबह कब्बन जी जाकर इंजेक्शन लगवाया उन्होंने, और उसी हालत में खयाम साहब के पास स्टूडियो गए। वहां पे कमाल अमरोही, खयाम साहब इनका इंतजार कर रहे थे, और कमाल अमरोही की ये जिद थी कि गाना गाएंगे तो कब्बन ही गाएंगे, अब चाहे हालत आपकी जैसी हो। कब्बन साहब ने उसी हालत में गाना गाया, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। लेकिन दूसरे दिन फिर उन्होंने बुलाया, तीसरे दिन फिर बुलाया। कब्बन जी ने बताया था कि ये गाना 3 बार रिकॉर्ड किया गया, चौथी बार जाके ये फाइनल हुआ, और तब जाकर ये दर्शकों तक पहुंचा। ये जज्बा ही तो है, ये हसरत ही तो है जो इन कलाकारों ने ऐसा कमाल का संगीत रचा, और आज ये हमारे हंसने रोने का बाइस बन चुका है। अमर जी, इससे पहले जब आप कब्बन साहब का किस्सा सुना रहे थे, उनसे जुड़ी जो याद सुना रहे थे, इसी के अलावा आपने एक मुझे हिंट दिया था कि इसी फिल्म में रज़िया सुल्तान में एक गीत और जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। हाँ, उसको लेकर लता जी के गाने के बारे में आप बात कर रहे हैं। जी, ऐ दिले नादान। उससे जुड़ी एक छोटी सी बात और भी है कि जब ये गाना ऐ दिले नादान स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था, जब रिकॉर्डिंग हो गई तब शायद अमिताभ बच्चन वहां से गुजरे होंगे या जो कुछ भी हो, उन्होंने सुन लिया। गाना रिलीज नहीं हुआ था। खैर साहब, उसके 1 या 2 दिन बाद रात 1:30-2 बजे खयाम साहब के घर की घंटी बजी, और दरवाजा जब खोला खयाम साहब ने, तो जया भादुड़ी और शम्मी आंटी, जो अपने समय की बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, बहुत चरित्र भूमिकाएं भी निभाई हैं, साइड हीरोइन भी रही हैं, ये दोनों उनके दरवाजे पे खड़े थे। अब ये तो चौंक गए कि रात में 1:30-2 बजे ये कैसे ऊपर आ गई। एक तो चौकीदार ने छोड़ा कैसे। खैर साहब, उन्होंने बताया कि हम तो उसको बोल बाल के ऊपर आ गए हैं। तो पूछा बताइए इतनी रात? बोले नहीं, वो गाना आपने जो भी 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया है, ऐ दिले नादान, वो अमित को चाहिए, ऐसा जया जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार वो गाना तो अभी रिलीज नहीं हुआ, मैं कैसे दे सकता हूँ, और वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो प्रोड्यूसर की प्रॉपर्टी है। तो बोले नहीं, वो हमको कुछ मालूम नहीं, अमित को ये गाना चाहिए। खैर साहब, दूसरे दिन खयाम साहब ने वो गाने का रिकॉर्डिंग जो थी स्पूल में लेके अमित जी के घर पर पहुंचाई। और आपको ये भी बात मालूम होगी कि लता जी से जब पूछा गया था कि उनके गाए गानों में सबसे ज्यादा हॉन्ट करने वाला गाना कौन सा है, तो उन्होंने इसी गाने का जिक्र किया था, ऐ दिले नादान। क्या बात है अमर जी, बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। कलाकार दूसरे कलाकार की कला की इज्जत करता है, उसकी मेहनत को समझता है, उसके पीछे की भावनाओं को समझता है। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। यहाँ पे ये कहना जरूरी है मनीषा जी कि हीरे की जो चमक होती है वो कहीं छुपती नहीं है, वो अंधेरे में भी चमक जाती है। अच्छा, अब हम जब इतनी बात कर रहे हैं खयाम साहब की और उनकी संगीत की, तो मेरी दिली ख्वाहिश है अमर जी, एक फिल्म थी लाला रुख जिसमें खयाम साहब का संगीत था। खयाम साहब अब हमारे बीच रहे नहीं, और इस गीत में एक बड़ा बेचैन कर देने वाला दर्द है। आवाज आशा जी की है, उनकी याद में उन्हीं के सुरों से सजा ये गीत हम सुने, फिर हम एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे। अलविदा जाने वफा तेरा निगहबा खुदा, फूल से खुशबूड़ी तुझसे हुए हम जुदा। अलविदा
आशा जी की आवाज में ये गाना सुनकर एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया। मुझे जी। मालूम है कि आप बहुत बेचैन हैं वो रिकॉर्डिंग सुनवाने के लिए, लेकिन एक बहुत छोटे में सुनाता हूँ किस्सा। किस्सा है फिर सुबह होगी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग का। और मुकेश भी थे, आशा भोसले थी, सभी लोग थे। राज कपूर खयाम के संगीत निर्देशन में जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद आशा भोसले ने खयाम साहब से क्या कहा मालूम है आपको? बताइए। खयाम साहब, फिल्म है फिर सुबह होगी, लेकिन आपकी सुबह हो गई। क्या बात है। और इस सुबह ने संगीत की दुनिया के आफताब को रोशन कर दिया। और 19 अगस्त तक पूरे उरूज पर यह आफताब चमकता रहा और इसकी चमक बरकरार रहेगी तब तक जब तक संगीत रहेगा। जी हाँ। और अमर जी, अब बहुत बेसब्र हूँ मैं भी उस रिकॉर्डिंग को सुनवाने की जो हमारी खास रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल दिल के नज़दीक रिकॉर्डिंग है। एक लंबी बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने 2006 में खयाम साहब के साथ, और बहुत सी यादें उन्होंने साझा की थी। ये जो खास रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, खयाम साहब के साथ कमल शर्मा जी की बातचीत, ये सन 2004 में रिकॉर्ड हुई थी और एक बहुत लंबी बातचीत है। इसका एक छोटा सा हिस्सा जहां खयाम साहब अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं वो सुनवाते हैं और फिर आगे की बात। खयाम साहब, आप जलंधर आते थे? जी हाँ जी। फिल्में देखने आया करते थे? जी हाँ जी हाँ जी। आपके गांव से जलंधर का डिस्टेंस कितना समय लगता था पहुंचने में? और 30-40 माइल। ये किलोमीटर तो अब आए हैं ना, पहले माइल ही होते थे। जी हाँ जी हाँ। माइल्स। कभी साइकिल से भी आए? नहीं। नहीं, बचपन था ना, छोटे थे। जी हाँ जी हाँ। जो बड़े तो जरूर आते होंगे, जो साइकिल पर आते होंगे, लेकिन ये ट्रेन में एक बड़ा अच्छी बात आपने याद दिला दी कि ये जो हमारा कस्बा राहों और जलंधर के बीच में एक गांव आता था, उसका नाम था खटकड़ कलां। अब अब्बा जान साथ में कभी होते तो वो तकरीबन 1 या 1.5 मिनट के लिए गाड़ी वहां रुकती थी, छोटा सा स्टेशन। और वो अब्बा जान कहते, भाई सलाम करो, प्रणाम करो इस गांव को। अब देखो इस गांव को कि ये वही गांव है जहां के शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अपनी मादरे वतन के लिए अपनी जान निछावर कर दी आज़ादी के लिए। तो ये मैं भूला नहीं। बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई कि वो बचपन में ये शब्द मुझे अब भी हॉन्ट करते हैं। कभी आपके मन में आता था कि इनके जैसे बने? बिल्कुल सही बात आपने की है कि वो मुझ में एक जज्बा रहता है मादरे वतन के लिए, और ये वालिदैन की देन है। तो जब वालिद साहब ये कह रहे हैं भी सलाम करो, प्रणाम करो, ये कौन है? तो ये यानी उस स्टेशन से लेकर जालंधर तक वो इसी माहौल में रहते हम लोग। तो खयाम साहब, आप क्या बनना चाहते थे उस समय? क्या सोचा था आपने अपने बारे में? हर बच्चे का एक सपना होता है, उस उम्र में भी एक सपना हम पालने लग जाते हैं। हाँ, वो सपना ये था, पिक्चरें देखते थे कि भाई एक्टर बन जाएं। अब देखिए उम्र छोटी है और एक्टर बन जाएं और हीरो बने। देखिए ये भी साथ में हो, जो हीरो असली है ना वो बने, कोई दूसरा साइड कैरेक्टर या वो नहीं, वो बने। तो वो आया, वो बनने के लिए हम राहों से दिल्ली आ गए। भाग के चले? उसे मैं भागना तो नहीं कहूंगा, लेकिन बगैर बताए हुए मुझे मालूम था कि अगर मैंने बताया घर वालों को तो बहुत पिटाई होगी, बहुत जूते पड़ेंगे, क्योंकि गुफ्तगू से पता लग जाता था ना। लेकिन दिल्ली आया कि वहां हमारे चचा जान थे। अकेले आए कि किसी दोस्त अकेले? नहीं जी, अकेले। जब पहुंचे, एड्रेस था हमारे पास हमारे चचा जान का, पंचकुनिया रोड, दिल्ली का। तो चचा जान ने देखा, बड़े खुश हुए। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हो गया। उसके बाद कि मतलब भाईजान कहाँ है, मतलब भाई अब्बा जान होंगे साथ में। कहती है मैं तो अकेला आया हूँ। आप साहब अकेला जब आए बगैर बताए हुए घर के, वो तमाचा। और खुशनसीबी मेरी है कि दादी जान वहाँ थी तो उन्होंने बचाया। तो खैर वो उनको बताया सब कि हम किस लिए आए हैं, अकेले क्यों आए, हमें ये जो बाइस्कोप है इसमें भर्ती होना है और इसमें काम करना है। और लफ्ज़ भर्ती यूज किया, मुझे याद है। क्या उम्र रही होगी इस समय आप? क्योंकि मैं उस वक्त 5वीं क्लास हाई स्कूल में पढ़ता था, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं पढ़ाई भी करूं, लेकिन वो मन नहीं लगता था, सीधी बात।
और जो स्कूल जाने के लिए कुछ हर बच्चे को कुछ पैसे मिलते हैं, तो चचा जान और दादी जान दिया करते थे, तो मैं जमा करता रहता, और जब जमा हो जाते तो वो बाइस्कोप में घुस जाते हम, वो जो सबसे पहले उस स्क्रीन के सामने होती क्लास, पैसे इतने होते थे उसमें होते, उसको देखते। और जब पैसे ना होते तो वो पहले जो सिनेमा थिएटर थे, पहले खुले हुए दरवाजे होते थे, उसमें काला पर्दा लगा हुआ होता था, तो उसके पास जाके बैठ जाते, कभी झांकी मार लेते, कभी वो गेट कीपर वो डांट भी देता, और दरवाजे बंद होते तो कुछ दरार से भी कुछ सुनने को ही मिलता, कोई गाना या डायलॉग, तो इतना एक जुनून था। तो ये सब देखकर बड़े परेशान हुए चाचा जान और दादी जान कि क्या किया जाए, तो उनको बताया कि यही काम करना है। तो फिर बड़े पंडित अमरनाथ जी, पंडित हुसनलाल भक्तराम जी, वो उनके मित्र थे, तो उनके पास ले गए कि पंडित जी हमारी एक मुश्किल आन पड़ी है, ये बच्चा कह रहा है कि इसने फिल्म में काम करना है, हीरो बनना है। खुशनसीबी तीनों थे वहां पे। उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो संगीत सीखना पड़ेगा इसको, बच्चे को, क्योंकि उस जमाने में कुछ इस तरह की एक्टिंग की क्लासेस नहीं होती थी, या तो किसी नाटक कंपनी में कोई इंसान चला जाए, लेकिन नाटक कंपनी में भी शामिल होने में संगीत का आना जरूरी था, और ये कुछ संगीत सीख ले कुछ साल, तो उसके बाद अपनी किस्मत आजमाई करे। ये तो आपके चाचा जान आपको वहां ले गए, घर में क्या रिएक्शन था? घर वाले नाराज तो थे ही, और मुझे बुरे बुरे शब्दों से याद कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालदा साहबा बीमार हो गई, तो जब खत आया, टेलीग्राम आया कि बहुत नाजुक हालत है, तो मैं मिलने गया, देखने गया, तो मैं ये भूल नहीं सकता कि वालदा साहिबा ने अपना मुंह फेर लिया, अब मैं दिल्ली से आया हूँ, रहूं। यानी इसमें क्या छुपा हुआ ये था कि संगीत हो या कोई भी कला हो या कोई एक्टिंग हो, ये 100 में या 1000 में एक को कामयाबी मिलती है, बाकी सब बेकार होते हैं, इसलिए इससे नफरत करते थे। वरना तो सिनेमा भी सब देखते थे, नाटक भी सब देखते थे, और रिकॉर्ड भी सुनते थे, कला से कोई नहीं था। लेकिन कला में जाने के लिए, क्योंकि ये बेकार चीज है और ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये एक लहर थी हमारे उसमें। तो मैं भूला नहीं कि वालदा साहिबा ने मुंह फेर लिया था कि इतनी इसके पीछे मुझे सहना पड़ा सब कुछ। घर से जैसे एक तिरस्कार, उपेक्षा सी, और एक तरफ आपको फिल्म में आने का जुनून था। जी जी जी। किस चीज ने आपके अंदर उस सपने को बचा के रखा? देखिए, संगीत सीखा, और ये सिलसिला 5 साल तक रहा, जो बेसिक राग रागनियां। और मेरी खुशनसीबी ये है कि कभी बड़े पंडित जी, पंडित अमरनाथ जी से शिक्षा मिलती, उसी का सिलसिला, कभी वो ड्यूटी में है तो पंडित हुसनलाल जी से मिल जाती, कभी वो ड्यूटी में पंडित भगतराम जी से मिलते, तीनों भाइयों से मुझे शिक्षा मिलती रहती है। और मुझे जुनून इतना था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे एक्टर बनना, कुछ नहीं बनना, मुझे एक्टर बनना है, और उसके लिए संगीत जरूरी है। तो एक बिल्कुल जैसे ना एक पागलपन, मुझे अच्छी तरह याद है कि फर्ज करो उन्होंने कोई सरगम बताई है या कोई बंदिश बताई है, इसको याद रखो और करके शाम को सुनानी है। तो ये वो HMV में भी काम करते थे, बड़े पंडित जी भी, पंडित सुलाल जी भी, और रेडियो में भी काम करते थे। तो हर वक्त को ये घर का नहीं चलता कि कुछ मैं सौदा लेने गया हूँ कोई घर का भी, या कुछ मंगवाया है, तो मैं दुकान पे खड़ा हूं तो वो जहन में चल रहा है, वही बंदिश चल रही है और वो सरगम पलटा चल रहा है। तो ऐसा होता था कि मैं वो जहन में चलता हुआ है, और उसने जो मैंने सौदा लेना है वो बांध भी दिया, रख भी दिया, सब कुछ है, और मेरे जहन में चल रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम भी नहीं कि ये सारा कुछ है, कोई और ग्राहक आए हुए हैं, और वो चलता रहता था। तो वो इशारा बाद में होता था कि वो दुकानदार या कुछ लोग खड़े जमा होकर कहें कि ये मेंटल केस है, कुछ सनकी है। तो यानी ये इस चीज को इस तरह लिया, इतने गुम गए थे आप? जी, क्योंकि मुझे एक्टर बनना था। तो वो सरगम और वो जो बेसिक राग रागनियां और ताल सारी मुझे मिली 5 साल तक, ये शिक्षा मिली। और ये होते ही पंडित जी ने देखा कि भाई इसका शौक तो और है, तो उसने कहा कि बेटा अब तू जो जिस मकसद के लिए आया है उसके लिए तो ये इतना काफी है, और तू अपनी किस्मत आजमाई करो। अब जहां जहां फिल्में बनती, यहाँ दिल्ली में तो बनती नहीं, तो बम्बई आए। कोई पहचान नहीं है, लेकिन है भी तो कोई इतनी जोरदार पहचान नहीं है। वैसे तो अपने राहों के लोग भी कुछ थे, तो आए तो स्टूडियो के चक्कर मारे, कभी एंट्री मिल गई, किसी से मिलना हुआ। किस बरस आए आप? 42 की बात। तो 42 में आए तो वो
अब एज ना तो बड़ों की थी, जवानी बिल्कुल भरपूर भी नहीं थी और ना ही बचपन रहा। सही मानिए तो एक्टिंग का भी कोई खास तजुर्बा नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी हर नौजवानी में जो शक्ल सूरत होती है इंसान की बहुत भली लगती है, वो हीरो ही लगता है। हाँ। अपने अंदाज में। तो वो देखकर वो सारे कहते हैं हाँ टूवर्ड्स ठीक है, तो बेटा अभी अब तुम रहो यहाँ पे और आते रहो, मिलते रहो। मुंबई में कहाँ रुके थे आप जब आए? मैं बॉम्बे सेंट्रल लियाकत मंजिल, जहाँ उस वक्त के नौजवान हीरो सुरेश साहब भी रहते थे, तो वहाँ थोड़ी सी जगह मिली। सुरेश साहब के बड़े भाईजान बहुत हेल्पफुल थे, तो वो उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन मुझे जल्दी थी, कि भाई मुझे जल्दी एक्टर बनना है, जल्दी हीरो बनना है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा नाकामी दिखी और यहाँ से भाग लिया मैं, यहाँ से लाहौर गए। तो लाहौर में भी एक वाकिफ थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात मैं चिश्ती बाबा से कराता हूँ। उस वक्त के चिश्ती बाबा इतने बड़े मौसीकार थे, इतने कामयाब मौसीकार थे कि जिसे कहते हैं ना वो तूती बोलना, ये आलम था उनका। तो मैंने कहा भैया ले चलो। तो गए तो उनके म्यूजिक रूम में चिश्ती बाबा पियानो पर बैठे हुए, बहुत खूबसूरत धुन बज रही थी, साथ में रिदम बज रहा था, कुछ साजन भी बैठे हुए थे, कुछ असिस्टेंट उनके बैठे हुए थे, और वो कुछ बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक के टुकड़े जा रहे थे, जिसको पीस भी बोलते हैं, म्यूजिक का पीस। तो वो करते करते आधा पौना घंटा गुजरा, तो कहने लगे भाई वो एक मैं बड़ा पीस, अच्छा पीस गया था, वो क्या था? अब उनके ज़हन से भी निकल गया, क्योंकि बहुत बजा रहे थे ज्यादा पीस, और वो उनके साथी जितने थे, असिस्टेंट जो भी थे या म्यूजिशियन थे, तो वो कहने लगे जे हुजूर वो आप इतने पीस गए, हमें कुछ याद नहीं, कि उस जमाने में ये कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो मैं कोने में बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, तो मैंने कहा जनाब मुझे याद है। तो उन्होंने चौंक कर देखा कि ये बगैर इजाजत के मेरे म्यूजिक रूम में कौन आ गया? कौन हो तुम? तो हाथ बांध के खड़े हुए कि हुजूर आपके दीदार करने आए हैं। तो तुम्हें कैसे याद है? मैंने कहा जी मुझे याद हो गया, आप बहुत अच्छा पीस, हर एक पीस अच्छे, लेकिन एक जो लंबा सा पीस गया था मुझे याद है, मैं सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो? कहते सुनाओ, आओ इधर। तो वो मैंने पीस सुनाया, बड़े खुश हो गए वो। अब उन्होंने पियानो में बजाया और मैंने गाकर, तो वो मैंने सुनाया। तो मैंने कहा कि हुजूर अगर आप इजाजत दें मैं इसकी सरगम कर दूं आपके पीस की। कहते करो। तो उसकी मैंने सरगम कर दी, और भी खुश हो गए चिश्ती बाबा, कहने लगे तुम अभी से मेरे साथ काम करो। अब इतने खुश हो गए। तो मैंने कहा हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, जर्रा नवाजी कि आपने ये मुझे पेशकश की है आपने मुझे, लेकिन मेरा तो मुझे तो म्यूजिक से कोई कुछ नहीं है, मुझे तो एक्टर बनना है। फिर घूम फिर के वही बात। जी वही आ गया। तो कहने लगे, वो मुस्कुराने लगे, बड़े आदमी थे, बड़ा खूबसूरत मुस्कुराहट उनकी। कहने लगे वो भी हो जाएगा, तुम मेरे साथ काम करो। अच्छा ये तुम बताओ तुमने ये सीखा कहाँ से? तो जब मैंने अपने गुरुओं का नाम लिया कि मेरे गुरु हैं पंडित अमरनाथ जी, पंडित हुसन लाल भगतराम, ये तीनों भाई मेरे गुरु हैं, तो बहुत खुश हुए। कहने लगे भाई बहुत महान हस्तियां हैं संगीत की दुनिया में, आप बहुत खुश नसीब हो, आपने इस तरह का तालीम आपको मिली है, बस आप मेरे साथ काम करो और तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगा, अभी 4-6 महीने तुम अभी सीखो काम, और तुम्हारी एक्टिंग का भी बंदोबस्त हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं खुश हो गया कि भाई चलो मुझे ये काम मिल रहा है और मुझे कुछ एक्टिंग का भी काम मिलेगा। तो इस तरह चिश्ती बाबा के साथ लाहौर में मिला। मनीषा जी ये बातचीत सुनकर हम भी बहुत पीछे के समय में चले गए, बहुत सी बातें हमने की, लेकिन अब वक्त हो गया है मनीषा जी, आपको वो वादा निभाना है। आपसे वादा मैंने ले लिया था कि आप एक गाना सुनवाएंगे। बिल्कुल, और मैं कब्बन मिर्जा साहब की आवाज में उसी गीत को सुनवाना चाहती हूँ। तो आइए इस गीत को सुनते हैं, कब्बन मिर्जा साहब की आवाज, फिल्म कमाल अमरोही की, फिल्म का नाम रजिया सुल्तान। इस गीत को लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीतकार हैं खयाम साहब। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है।
दुनिया नहीं, मगर मेरे रूबरू तेरी जात है। मेरे रूबरू तेरी जात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। वाकई ख़याम साहब के जाने के बाद लगता है कि ऐसे संगीतकारों का, ऐसे कलाकारों का तो हिज्र ही हमारा नसीब हो गया है। एक के बाद एक संगीत आकाश के सितारे आसमान में जाकर चमकने लगे हैं। मनीषा जी, आपने इतनी बात की और इस दौरान आपने जानिसार अख्तर साहब का नाम लिया। एक छोटी सी बात याद आ गई। आप कहेंगे कि ये तो बस किस्से ही सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। ए दिले नादान गीत की जब रिकॉर्डिंग करनी थी तो कमाल अमरोही और ख़याम साहब ने जानिसार अख्तर साहब से इस गाने के कितने अंतरे लिखवाए आप जानती हैं? नहीं। 100 से अधिक। अरे जी हाँ, और इस्तेमाल कितने हुए वो तो हमारे श्रोता भी जानते हैं, लेकिन इतने परफेक्शन के साथ ये काम करते थे, इतने डिवोशन के साथ ये काम करते थे जी। और ऐसे लोगों का चला जाना कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एक इंस्टीट्यूशन चला गया। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ख़याम साहब को हमने याद किया श्रोताओं आज की इस विविधा में। आज सुनते हैं अगस्त माह की चित्र भारती का ये अंक। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 21वीं सदी की हिंदी फिल्मों में देशभक्ति संगीत और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, लघु रूपक मदन लाल धींगरा की शहादत, स्मृति शेष में चरित्र अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि, और चलते चलते एक छोटी सी मुलाकात रंगमंच, टीवी और फिल्म अभिनेता अशोक बांठिया के साथ। संपादकीय। हमारे फिल्म संगीत ने कई गीतों के माध्यम से जन जन में देशभक्ति की भावना को दृढ़ करने का काम किया है। स्वतंत्रता पूर्व काल से लेकर आज तक कथा वस्तु के अनुरूप देशभक्ति के गीतों की रचना हुई है। सामरिक विषय पर अथवा शहीदों के जीवन पर बनी फिल्मों में स्थिति या कहानी की आवश्यकता के अनुसार देशभक्तिपूर्ण गीतों का बनना 21वीं सदी में आज भी जारी है। सुफलां मातरं मलयज शीतलां मातरं शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस अमर रचना के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा ये देशभक्ति गीत, जो आज भी सुनने वालों के रोम रोम में जोश भर देता है, फिल्मों में आवश्यकता अनुसार शामिल किया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
अब हमारे दिल में है। 21वीं सदी के इन फिल्मी देशभक्ति गीतों में पिछली सदी के जाने माने गीतकार नीरज, आनंद बख्शी, देव कोहली, जावेद अख्तर जैसे कवियों की रचनाएं भी हैं, तो बहुत सी रचनाएं समीर, इब्राहिम अश्क, प्रसून जोशी और मनोज मुंतशिर जैसे नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली गीतकारों की भी सुनने को मिलती हैं। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। जिसे लोग कहते हैं हिंदुस्तान है, यही अपने ख्वाबों का प्यारा जहां है। कई मजहबों का यहाँ एक निशान है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नई पीढ़ी के संगीतकार अन्नू मलिक, आनंद राज आनंद, शंकर एहसान लॉय, सुखविंदर सिंह, आकाश सागर तथा अर्क प्रभ मुखर्जी जैसे प्रतिभाशाली संगीतकार की इन संगीत रचनाओं ने सुनने वालों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला। देशभक्ति की भावना जगाने के साथ ही
इन गीतों ने हमारे देश की अनेकता में एकता की विशेषता को और हमारी बहुरंगी सांस्कृतिक संपन्नता को भी अंकित किया है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। संपादकीय में अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो सन 2021 में दिए जाने थे, कोविड-19 के कारण 22 जुलाई 2022 को घोषित किए गए। तमिल फिल्म सुररई पोट्रू को सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार घोषित हुआ है। मलयाली फिल्म अय्यप्पनुम कोशियुम के निर्देशक सच्चिदानंदन के.आर. को सर्वोत्कृष्ट निर्देशक के रूप में चुना गया है। परिपूर्ण मनोरंजक सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार अजय देवगन द्वारा निर्मित और अभिनीत तथा ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को मिला। इसी फिल्म में अभिनय के लिए सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को मिला है, जो उन्होंने साझा किया तमिल फिल्म सुररई पोट्रू के अभिनेता सूर्या के साथ। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मराठी फिल्म मी वसंतराव के लिए राहुल देशपांडे और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मलयाली फिल्म अय्यप्पनुम कोशियुम के लिए नंजी अम्मा को घोषित हुआ है। फिल्म सायना के गीत के लिए सर्वोत्कृष्ट गीतकार के रूप में चुना गया है मनोज मुंतशिर को। चलना पूछ के चलना, मरना जीना, मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। सर्वोत्कृष्ट संगीतकार के पुरस्कार के लिए तेलुगु फिल्म अल वैकुंठपुरमलु के संगीत निर्देशक एस थम्मन को चुना गया है। ये थी जानकारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कुछ प्रमुख पुरस्कार विजेताओं की। ये था इस अंक का संपादकीय। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
चित्र भारती में अब सुनिए लघु रूपक मदन लाल धींगरा की शहादत। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। महात्मा गांधी का अहिंसा का मार्ग तो था ही, उसके साथ सशस्त्र क्रांति की राह पर चलकर न जाने कितने ही स्वाधीनता सेनानियों ने जुल्म ढाते अंग्रेजों को टक्कर देते हुए स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये ज़मीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीन आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। बहुत से शहीदों के बारे में हम जानते हैं, परंतु आजादी के लिए लड़ने वाले कई सिपाही गुमनाम रह गए। ऐसे ही कम चर्चित सेनानी हैं मदन लाल धींगरा। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। मदन लाल धींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता सिविल सर्जन थे। 6 भाइयों में से 2 डॉक्टर थे और 2 बैरिस्टर। वे चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए वे लंदन गए। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों के संग मौज मस्ती में समय बीत रहा था। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस और स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र किए बिना मदन लाल धींगरा की कहानी अधूरी है। इंडिया हाउस में ही मदन लाल धींगरा की मुलाकात सावरकर जी से हो चुकी थी, मगर तब मातृभूमि की सेवा या स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी का ख्याल उनके मन में दूर दूर तक नहीं था। मैं विनायक दामोदर सावरकर, ये हर नाम है। और तुम? मैं मदन लाल धींगरा। बात 1907 की है। उस समय पूरे ब्रिटेन में लगभग 700 भारतीय विद्यार्थी थे। ऐसे छात्रों को हर रविवार इंडिया हाउस में एकत्रित कर सावरकर जी भारत को स्वतंत्र कराने की योजनाएं बनाते, उन्हें प्रेरित करते स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। ऐसे ही एक साप्ताहिक सभा के दौरान सावरकर जी बगल वाले कमरे से आती आवाज से परेशान थे, जहां पर मदन लाल धींगरा अपने दोस्तों के साथ रिकॉर्ड बजाते हुए गीत गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे। सावरकर जी ने वहां जाकर उन्हें रोकते हुए केवल इतना पूछा, क्या बात है मदन, क्या यही वो काम है जिसे करने के लिए तुम यहां आए हो? इस तरह धमा चौकड़ी करने में ही अपनी शक्ति गंवाओगे या अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए उसका सही इस्तेमाल करोगे? मदन लाल बहुत शर्मिंदा हुए। ये वो क्षण था जिसने मदन लाल धींगरा का जीवन बदल कर रख दिया। स्वाधीनता आंदोलन के बारे में कभी भी ना सोचने वाले मदन लाल ने मातृभूमि के लिए बलिदान का संकल्प किया। 3 दिन तक मदन लाल किसी से नहीं मिले।
उसके बाद जब इंडिया हाउस आए तो सीधे सावरकर जी से उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या बलिदान का समय आ गया है? देश हित के लिए जिन वंशों का नाश हो जाता है वे अमर हो जाते हैं। सावरकर, आदमी बलिदान के लिए कब तैयार होता है? जब वो अपने विवेक से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का पूरा परिवार देश के लिए समर्पित था। उनके भाई बाबा राव को देशभक्तिपूर्ण कविताओं की पुस्तक छापने के जुर्म में अंग्रेजों ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। उनके लिए कानूनी लड़ाई विनायक सावरकर जी लंदन में लड़ रहे थे। उनकी अपनी पुस्तक पर प्रकाशन से पहले ही रोक लगी थी और उनके सभी कार्यों में मुख्य रूप से रोड़ा बने थे लॉर्ड कर्जन वाइली। कर्जन वाइली, तू हमारी आजादी के रास्ते का पत्थर है। तेरे षड्यंत्रों के कारण हमारे कितने देशभक्तों के प्राण चले गए, कितने परिवारों का नाश हो गया। तू अत्याचारी है, तुझे जीने का कोई हक नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मदनलाल धींगरा ने कर्जन वाइली को अपना निशाना बनाया। 1 जुलाई 1909 नेशनल इंडियन एसोसिएशन की सभा में कई ब्रिटिश अधिकारी आए हुए थे। जैसे ही लॉर्ड कर्जन वाइली का आगमन हुआ, मदनलाल धींगरा ने अपनी पिस्तौल की गोलियां उनके सीने में उतार दी। आनन फानन कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और 17 अगस्त 1909 को मदनलाल धींगरा को फांसी दे दी गई। मेरे देश का जो अनादर, जो अपमान अंग्रेज कर रहे हैं, वो वास्तव में परमात्मा का अपमान है। मैं मानता हूं देश की सेवा प्रभु राम और कृष्ण की सेवा है। मेरे पास ना तो धन है, ना तो योग्यता। ऐसा अयोग्य पुत्र माता के पावन चरणों में अपने रक्त के अतिरिक्त और क्या चढ़ा सकता है? हिंदू होने के नाते मेरा यह मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं। विदेश में रहकर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला भारत मां का ये सपूत हंसते हंसते स्वतंत्रता की बलिवेदी पर शहीद हो गया। मदनलाल धींगरा की शहादत को हमारा सलाम। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। आप सुन रहे थे लघु रूपक मदनलाल धींगरा की शहादत। स्मृति शेष। दोस्तों, हाल ही में 3 अगस्त 2022 को फिल्म जगत के जाने माने चरित्र अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का दुखद निधन हुआ। वे 67 वर्ष के थे। मुंबई आने से पहले वे एक रंगकर्मी थे और उससे पहले वे सरकारी नौकरी करते रहे। नौकरी से स्वेच्छा निवृत्ति लेकर मिथिलेश अभिनय करने लगे और बाद में मुंबई आकर कई फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय के द्वारा अपनी अलग पहचान बनाई। सत्या, ताल, फिजा, कोई मिल गया, कृष, फटा पोस्टर निकला हीरो, माय फ्रेंड पिंटो, अजब प्रेम की गजब कहानी, मोहल्ला 80 आदि फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं करते हुए उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक
नीली छतरी वाले में भी उन्होंने भूमिका निभाई। अपने प्रतिभाशाली अभिनय के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। स्वर्गीय मिथिलेश चतुर्वेदी की स्मृतियों को विनम्र नमन। और अब चलते चलते एक छोटी सी मुलाकात रंगमंच, टीवी और फिल्म अभिनेता अशोक बांठिया के साथ। मैं शुरुआत से शुरू करूं तो मैं उदयपुर का रहने वाला हूं और बड़ी ही ऑर्थोडॉक्स परिवार से बिलोंग करता हूं, जहां नाटक और एक्टिंग और इस विधा के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। मेरे परिवार में भी इस तरह की बातें भी नहीं होती थी। वहां मैंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पता चला कि कुमार वर्मा मेरे सीनियर थे, वहीं के जो डायरेक्टर, उन्होंने सपोर्ट किया। दिल्ली में इंटरव्यू था और इंटरव्यू हुआ, मैं पास हो गया और 3 साल ड्रामा स्कूल, फिर वो भी स्कॉलरशिप पे था। बहुत नाटकों में मेन रोल किया, बैक स्टेज किया और हम सारी क्राफ्ट को जानते थे। इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत था। 3-4 डायरेक्टर्स बाहर के आए थे। फ्रिट्स बेनिविट्स के साथ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जैसा नाटक किया था। जॉन क्लार्क ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनके साथ हमने थॉर्नटन वाइल्डर्स का स्किन ऑफ आवर टीथ किया। इस तरह से बाहर के जो डायरेक्टर्स आए थे उनके साथ, एक इंडोनेशियन थे, उनके साथ काम किया। तो जब सेकेंड ईयर में था मैं, तो जॉन क्लार्क आए स्किन ऑफ आवर टीथ करने, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया में इंस्टीट्यूट है उसका क्या सिस्टम है, कैसे एडमिशन होता है, क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का मेरा 1 साल का प्रवास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। अंग्रेजी नाटक मैंने पहले जिंदगी में नहीं किए थे। ड्रामा स्कूल में भी अंग्रेजी का अनुवाद जरूर किया था, लेकिन अंग्रेजी बोली नहीं थी। अंग्रेजी से एक्सपोजर तो मेरे को ड्रामा स्कूल में पहली बार मिला। मेरा पहला एक्सपोजर वहां पे। फिर पैसे की कमी होने लगी, तो सबने कहा कि सब लोग यहाँ काम करते हैं, रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं वहाँ पे। तो मैं सुबह 6 बजे से इंस्टीट्यूट जाता था, शाम को 6 बजे खत्म करता था। वहां से बस पकड़ता था, एक इंडियन रेस्टोरेंट थी, उसमें काम करना शुरू किया। कुछ पैसे मिलने लग गए और रात को 12 साढ़े 12 बजे तक वहां काम करता था। 1 साल तक बहुत मजे से, पर बहुत एंजॉय किया मैंने। बहुत हर काम को, नाटकों में काम किया। हाँ, नाटकों में क्या अलग सीखने को मिला आपको? वहां पर क्या लगा आपको? मैं जब एयरपोर्ट से घर, मतलब जॉन क्लार्क लेने आए थे मुझे, खुद आए थे गाड़ी में। ऐसी बड़ी गाड़ी थी, मैं पहली बार बैठा था वैसी गाड़ी में। वो एक्सपीरियंस, और रास्ते में मेरे को कहा कि हम लोग एक प्ले कर रहे हैं पियर गिंट इब्सन का, उसमें पियर आप कर रहे हैं। क्या बात? मैंने कहा जॉन, एम आई प्लेइंग द पियर? कि यस यू आर प्लेइंग द पियर। अब वो नाटक मेरा 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी की लाइन याद करने में गया। वो मेरा पहला नाटक था अंग्रेजी का। अब वहां क्या है कि सवेरे जिम होता है। अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में योगा होता है। ये सबसे बड़ा फर्क। सबसे पहला वहां जाते ही कि आप जिम में चले जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिंग का जो स्टाइल था, जो क्राफ्ट था, जो सिस्टम था, वो फिजिकल, एक्सटर्नल था। और हमारे यहाँ इमोशनल है। हम इम्बाइब करते हैं, वो अंदर की तरफ ले जाते हैं। वो बाहरी जो एक्टिंग का वो एक स्ट्रगल में, क्योंकि ड्रामा स्कूल करके गया था जी, 3 साल यहाँ पे करके गया था। और वहाँ इस तरह का शुरू में जिम जाना, काली कपड़े पहन लेना। वो यंग बच्चे वो कहते हैं कि वी नो इंडिया। तो मैंने कहा व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया? तो कहते हैं कि एक मैगजीन आया था और उसमें जो फोटोग्राफ होते थे उससे इंडिया को जाना जाता। पीपल स्लीपिंग अंडर द ब्रिज, पुअर, ये वो। तो मेरी लड़ाई होती कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। हाँ, आपको स्वीकार नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे को कैसे देश को समझो, आओ तो अगर बहुत खूबसूरत रह कर देखो। जी बिल्कुल सही बात है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। ये थी एक छोटी सी मुलाकात रंगमंच, टीवी और फिल्म अभिनेता अशोक बांठिया के साथ। ये थी आकाशवाणी की मासिक राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
आलेख, शोध और स्वर जयंत पात्रीकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया। कुछ और नायाब रिकॉर्डिंग्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अमरकांत और मनीषा जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।